आज हम लोग फिर से आ गए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 7। पिछली हमने 6 क्लासें पढ़ी हैं। जिन्होंने इसके पहले ना पढ़ी पिछली 6 क्लासें, उन 6 क्लासों को पढ़ के आइए। बहुत अच्छी क्लासेस हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आपको ये क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, इन्हीं में से सब आएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, मेरा दावा है। अगर आप इन्हें इसको नहीं पढ़ा तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा। चलते हैं पहली क्लास पे अपनी, वो 7वीं क्लास है आज की पहली, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 7। टारगेट ITI एग्जाम जो हमारे एग्जाम है उसका टारगेट हम लोग का क्या है, 2023 में जो हम लोग के एग्जाम होने हैं उसको लक्ष्य में हमने अपने रखा है। उसी के चलते आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी अगली क्लास। www.globaliti.org पर जाकर आप इस क्लास से जुड़ी समस्त जानकारी, ऑनलाइन कोर्सेस, PDF सब पा सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का हमारा जानदार शानदार धुआंधार क्वेश्चन। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चरित्र चित्रण किया गया है? व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड? किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का जो वाइंडिंग दिखाई गई है किस प्रकार की, क्वेश्चन में पूछा है। और इस टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे वाइंडिंग के क्वेश्चन करेंगे, तो मैं किसी एक क्वेश्चन में रुकूंगा, वहाँ पे सारे वाइंडिंग के सलूशन आपको बता दूंगा, तो आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, कौन सा होगा? किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चरित्र चित्रण किया गया है? तो ये हमारी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। ये हमारी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में बेसिकली होता यह है, पहली जो कॉइल होती है उसका लास्ट टर्मिनल और जो दूसरी कॉइल होती है उसका फर्स्ट टर्मिनल मिल के जो है जाकर के दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ते हैं। ठीक है। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? व्हिच ग्रोलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड? आर्मेचर के लिए कौन सा, मतलब आर्मेचर के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है जो इसमें दिया हुआ है? तो आर्मेचर के लिए बेसिकली हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो हमारा 92 नंबर का कौन सा सही हो गया? ए नंबर। ठीक है। इसमें पूछा है ना, देखिए चीज दिख रहा है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर आर्मेचर पूछा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बाथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड इन DC मोटर? DC मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड, कौन सा मेथड जो DC मोटर के नॉर्मल और एबव नॉर्मल, नॉर्मल और थोड़ा सा नॉर्मल से भी थोड़ा जो ऊपर होती है, नॉर्मल एबव नॉर्मल, तो उनमें जो विधियां हैं उनमें कौन सी विधि से हम जो है DC मोटर की, अगर ऐसा मेथड है DC मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, वार्ड लियोनार्ड मेथड। कल इस प्रकार के हमने कई क्वेश्चन करवाए हैं, 4 से 5। जो बच्चा कल की क्लास किया है तो वहां से ये जान जाएगा। बेसिकली जो इसने बोला हुआ है नॉर्मल एबव नॉर्मल, क्योंकि जो हमारी वार्ड लियोनार्ड होती है ये वाली, बाकी तो नहीं, जो ये है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल में क्या होता है, जब हमें जहाँ पे सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल चाहिए, बहुत माइनर जगह में भी अगर हम स्पीड कंट्रोल चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे अच्छी हमारी होती है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, इसी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैविली? कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कभी कभी फुल फॉर्म में DOR लिख देता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। तो इसका मतलब आप लोग थोड़ा शॉर्ट नेम, कभी कभी पेपर पूछ देता है DOR का फुल फॉर्म क्या है, तो बता देना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है। इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन, इनमें पूछ रहा कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग? स्पार्किंग क्यों हो रहा है? मैंने पहले बताया, जब भी स्पार्किंग का खेल होगी दिमाग में आपके ब्रश आ जाना चाहिए, कल की क्लास में भी बताया है। इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की गलत स्थिति, गलत फील्ड कनेक्शन, और उसके बाद अगला नंबर दिया है इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो हमने जो बताया था आपको कि जो हमारा ब्रश अपना MNA से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, जब भी हमारा ब्रश कहीं और शिफ्ट हो जाएगा तो स्पार्किंग होने लगेगी। तो 94 नंबर का हमारा कौन सा सही हो गया? ए नंबर।
चलते हैं उसके बाद 95, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? असिस्टेड द अप्लाइड वोल्टेज, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, इंक्रीज द आर्मेचर करंट, डिक्रीज द आर्मेचर करंट। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? अब बताइए, ये लोग क्वेश्चन आप लोग एक बार कायदे से पढ़िए, उसके बाद देखिए डीसी चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। अब अभी हमने बताया, क्योंकि डीसी मोटर में होता क्या है आप लोग जानते हैं, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है, जनरेटर में क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब जब बैक ईएमएफ होगा तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वहां पे जो रूल लगता है जनरेटर में और मोटर में अलग अलग आपने पढ़ा है कि जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वहां पे बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम लगता है, तो उसका सीधा सीधा संबंध यहीं पर से होता है जो अप्लाइड वोल्टेज होता है। देखिए अप्लाइड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, क्योंकि हमने बताया जनरेटर में ईएमएफ होता है और मोटर में बैक ईएमएफ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, 95 का बी नंबर सही है। किस मोटर में यह विशेषता होती है? अब हम बता दें आपको, एक मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। इधर आपकी स्पीड हो गई, इधर आपकी टार्क हो गया, स्पीड और टार्क। तो इस प्रकार से मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ दिखाई गई होती है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल, इसको बोल सकते हैं शंट, इसको बोल सकते हैं सीरीज, इसको बोल सकते हैं कम्युलेटिव। ये इसके ऊपर कम्युलेटिव, फिर सीरीज। कल हमने बताया भी था कि जो हमारी कम्युलेटिव मोटर होती है वो एक प्रकार से देखा जाए कम्युलेटिव नहीं, जो सीरीज है हमारी ऊपर डिफरेंशियल सबसे ऊपर। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो मोटरें हैं कौन कौन सी हैं, शंट और कम्युलेटिव। अगर स्पेशली देखा जाए कि जो है सीरीज और शंट के बीच में जो हमारी कम्युलेटिव मोटर है, ये सीरीज और शंट का एक रास्ता है। भाई शंट मोटर का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते या सीरीज मोटर का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि इन दोनों के बीच का सिस्टम मिल जाए। कल हमने भी बताया था कि जो हमारी डिफरेंशियल मोटर होती है इसकी एनालॉजी किससे मिलती है, शंट मोटर से मिलती है। और कम्युलेटर की जो एनालॉजी है थोड़ा थोड़ा फॉलो करती है सीरीज की। मतलब कहने का हमारी सीरीज कम्युलेटिव मोटर जो होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड, वो सीरीज मोटर की तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती है। और जो हमारी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, ये शंट मोटर की थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती है। तो इसलिए जहां पे हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हम सीरीज मोटर का यूज नहीं कर सकते, वहां पे सीरीज और शंट के बीच का मोटर ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव मोटर। यहाँ पे पूछा है, ये ग्राफ पूछा, वही जो मैंने आपको ग्राफ बताया हुआ है अभी, किस मोटर से यह विशेषता मिलती है आपको। ये मोटर का ग्राफ दिखाया हुआ है, इधर स्पीड दिया है और इधर टार्क दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड टार्क दिया हुआ है। अब देखिए जो अभी मैंने बताया आपको, ये ग्राफ बनवाया था, ये ग्राफ याद रखिएगा। अभी मैंने ये ग्राफ बताया है आपको, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हमारा है, बताया ना कि आपको, ये हमारा ग्राफ किसका है, शंट का। ये किसका है, कम्युलेटिव का। ये कम्युलेटिव का। और ये किसका है, सीरीज का। ये किसका है, डिफरेंशियल का। इस ग्राफ को देखकर ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये कौन सी है। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। लिमिट करंट इन एनबीसी, प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ये पूछा हुआ है 97 में। 97 में पूछा हुआ है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। एनवीसी में धारा की सीमा नियंत्रित करना, शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखना, मोटर को ओवरलोड से बचाना, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हमने क्या बताया, स्टार्टर कल बताया था आपको। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू को लिमिट करता है, मतलब हमारा स्टार्टर क्या करता है, लिमिट द करंट वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, कल हमने बताया था आपको कि स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मोटर की स्टार्टिंग में अधिक करंट की आवश्यकता होती है, बाद में रनिंग के लिए उतनी करंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए करंट की वैल्यू को लिमिट करता है, जहाँ पर हमें कम चाहिए वहाँ पर कम देता है, जहाँ पर अधिक चाहिए वहाँ पर हमें अधिक वैल्यू प्रदान करता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू कहीं दिया हुआ है, बोल रहा है लिमिट करंट इन एनबीसी, ये इसका ए नंबर सही है। ठीक है, 97 का ए नंबर सही हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, चलिए ठीक है अगले बता देंगे। व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। देखिए मोटी तार, थिक वायर और थिन वायर, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, थिक वायर और थिन वायर, मोटी तार और पतली तार। तो मोटी तार का मतलब और पतली तार का मतलब सीधे सीधे होता है प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से। अगर वायर हमारा पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यदि हमारा वायर मोटा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध घटेगा, R = ρl/A आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज हमें माइंड में रखना है। तो उसने क्या बोला है, मोटी फील्ड वाइंडिंग। बस अभी हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ मोटी फील्ड वाइंडिंग की बात किया हुआ। तो यही से हम देख लेते हैं कि जब मोटी फील्ड वाइंडिंग है तो यहाँ पे कहीं पे रेगुलेशन की बात किया होगा, भाई घटाने बढ़ाने की बात किया होगा। रेजिस्टेंस का काम सिर्फ घटाने बढ़ाने के लिए ही होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे, जो हमारा 5 ओम का है 3 ओम का कर देंगे, करंट की वैल्यू अधिक हो जाएगी। अगर हमें करंट की वैल्यू लिमिट करनी है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कर देंगे। कभी कभी बार बार ये प्रक्रिया करनी होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेटेड लगाते हैं, मतलब वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, जहाँ पे कुछ देर में अभी हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हमने रेगुलेटर यूज किया। अरे आपके घरों में जो बेसिकली फैन होते हैं, फैन में रेगुलेटर लगा होता है, कुछ देर आपको ज़्यादा ठंड लगी तो आपने क्या किया, स्पीड कम कर दी थोड़ी सी। तो वो बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस का खेल है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। 98 नंबर में बोला है व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग वाउंड विथ थिक वायर, मोटे तार का यूज क्यों किया। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, टू कैरी द लोड करंट, टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन घटाने के लिए यूज करते हैं, या रेगुलेटर फील्ड वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, या फिर टू कैरी द लोड करंट के लिए करते हैं। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हमने क्या बताया, करंट की वैल्यू के लिए हमने बताया प्रतिरोधक का। भाई यहाँ पे थिक वायर, यदि मोटा है तार मोटा है, थिक वायर, उसमें जो करंट है वो ज्यादा होगी। यदि तार पतला है तो करंट जो है उसमें इसके मुकाबले कम होगी। तो क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टू कैरी द लोड करंट, यहाँ पे लोड करंट की बात किया हुआ है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। थिक वायर बोला है ना, मोटा तार बोला है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 98 का बी नंबर। 99 विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर का नियंत्रण किस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पे फील्ड पैरेलल मेथड, फील्ड डायवर्टर मेथड। डायवर्टर मेथड तो ऐसे होता है जैसे किसी चीज का पथ जो है डाइवर्ट कर दिया गया हो। तो यहाँ पे डाइवर्टर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो डाइवर्टर तो हो नहीं सकता, हमने कल बताया था। ये हमारा कौन सा है, ये इधर डीसी सप्लाई दी हुई है। अब देखिए अगर हम इनको देखें कुछ देर के लिए,
इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें, इधर हम देखें, उसके बाद फिर ठीक है, अगर इसका हम कुछ देर के लिए ऐसे कर दें तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन बन के आएगा इस प्रकार बन के आएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों समांतर में हैं लगभग, तो इसको हम पैरेलल कर सकते हैं। जो हमारी सर्किट दी हुई समझने के लिए हमने बताया पैरेलल, तो पैरेलल कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है फील्ड पैरेलल मेथड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयोग है। कतरनी को सीरिंग बोलते हैं, सीरिंग बोलते हैं। अभी हमने बताया कि सीरीज मोटर का यूज भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शंट का भी मुश्किल हो जाता है, डिफरेंशियल का मुश्किल हो जाता है। तो हमने बताया था कल भी आपको कि डिफरेंशियल या सीरीज या शंट या सीरीज के बीच में जो रास्ता निकाला है हमने, कौन सा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है, तो वहां पे हमने बताया था यही कम्युलेटिव मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड। कहां डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। कांस्टेंट डीसी कंपाउंड मोटर की बात किया है। ये चीज पहले जरूर देखना कौन सी मोटर के बारे में बोला हुआ है। कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट, हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के लिए अनुसार नियत गति। अब देखिए जो कंपाउंड मोटर है इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, कंपाउंड हमारे जो होते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, दो होते हैं। और जिसमें भी हमारे डिफरेंशियल वाला जो होता है उसमें भी जो है हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं इनमें, क्या, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो जब हमें देखिए बोला है कि हमें कहां पे क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो हम शंट मोटर का यूज कर लेते। अगर हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए तो वहां पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, सीरीज का ऑप्शन है। कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट, हमें बोल रहा है कि हमें वेरिंग मतलब परिवर्तनशील किसमें करेंगे, जहां पे रेजिस्टेंस हमारे कम होंगे या अधिक होंगे, जहां पर रेजिस्टेंस को हटाने या लगाने की सुविधा होगी। तो हमारे पास कंपाउंड मोटर ही है, मतलब जो दो मोटरों से मिलकर बनी हुई उसका कंपाउंड ही है। जैसे बोलते हैं कि उसी का कंपाउंड है, किसी का मिक्सर है, तो वही चीज है। जैसे कि हम अभी देखते हैं हमारे जो बीज वगैरह आते हैं तो बीज का जो है दो बीजों को लेके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो दो बीजों से जो तैयार किया जाता है उसे हाइब्रिड भी बोलते हैं कभी कभी। तो वही चीज है, इन दोनों के बीच में जो निचोड़ निकला हुआ है तो उसको हम बोल रहा है अंडर वेरिंग लोड। जहां अलग अलग लोड के अनुसार नियत गति पानी होती है वहां पे हम यूज करते हैं कंपाउंड मोटरों का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। कल से इस क्वेश्चन को हम बार बार बता रहे हैं कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। डीसी मोटर के जो स्टार्टर होते हैं वो एक ऐसी डिवाइस है, स्टार्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित करके मोटर को सफलतापूर्वक स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ करंट की वैल्यू को भी लिमिट करता है। तो व्हाट इज द नेसेसरी वहां होना चाहिए इंग्लिश में आप स्टार्टर फॉर डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। लिमिट द फील्ड करंट, लिमिट द फील्ड वोल्टेज, कंट्रोल द मोटर स्पीड, लिमिट द आर्मेचर करंट। आपका ये ऑप्शन है 102 नंबर। 102 नंबर यही पूछ रहा है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है। तो आप ये जान गए कि स्टार्टर की आवश्यकता क्या है और इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग एक बार बताइए, फिर हम भी बता रहे हैं। हम अभी कल भी बोल रहे हैं कि जो हमारा आर्मेचर में है उसको करंट को लिमिट करता है, लिमिट द आर्मेचर करंट, लिमिट द फील्ड करंट नहीं, फील्ड करंट नहीं लिमिट करता है। आर्मेचर में जो करंट होती है उसको लिमिट करता है। कभी कभी आर्मेचर करंट, भाई क्या होता है जब आप अल्टरनेटर केस पढ़ेंगे, अल्टरनेटर में लोड बढ़ेगा या घटेगा लेकिन आर्मेचर करंट उसकी बढ़वे करती है, तो उसके लिए जो है हमें स्टार्टर की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन हम यहाँ अल्टरनेटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हमारा डीसी का चल रहा है। हम अल्टरनेटर का नाम ले लिए सिर्फ समझाने के लिए। तो क्या बोलता है, लिमिट द आर्मेचर करंट। उसके बाद बोल रहा है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग बोला है, आर्मेचर वाइंडिंग बोला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए ओम मीटर का यूज कहाँ किया जाता है, प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ग्राउलर का कहाँ किया जाता है,
उस दिन हमने बताया था एक्सटर्नल ग्राउंडर, इंटरनल ग्राउंडर, दो प्रकार के हो। तो मेगर क्या करता है, अर्थ रेजिस्टेंस फाइंड करता है, मेगर से प्रतिरोध मापते हैं, या नहीं वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी मापते हैं, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं। मल्टीमीटर में मल्टी काम कर सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, उसका नाम ही मल्टीमीटर है। तो जो हमारा 103 नंबर है, 103 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, ग्राउलर, जिसके लिए हम बताए ग्राउलर दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर। ओपन सर्किट पर भी यूज करते हैं और जो है शॉर्ट सर्किट पे भी यूज करते हैं, इनका अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन कल से परेशान कर रहा है। सीधे से बताए हैं कि मोटर का स्टार्टर यूज किस लिए होता है, सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित करके मोटर को सफलतापूर्वक स्टार्ट करता है और करंट की वैल्यू को नियंत्रित करता है। सिर्फ स्टार्टर का काम इतना ही है, मोटर को सेफली स्टार्ट करना और रन करना, ठीक है, जो कि मोटर हमारी बिना उसके स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि हमें क्या पता कि मोटर को भाई अगर हमें 5 एम्पियर 3 एम्पियर मिल रही मोटर को स्टार्टिंग में अधिक करंट की आवश्यकता है, तो हम 5 एम्पियर 3 एम्पियर पैदा करने के लिए या कुछ करने के लिए कोई अलग से एक्सटर्नल सोर्स तो रखेंगे ना, तो उसी के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे यहाँ 440 वोल्ट आता है। अब जब 440 वोल्ट आता है तो 440 वोल्ट के हमारे यहाँ यदि मोटर सिंगल फेस की है तो उसमें 440 वोल्ट के तीनों फेस तो दे नहीं देंगे भाई। जो हमारी 3 फेस सप्लाई आती है 440 वोल्ट होती है तो हम तीनों दे नहीं देंगे, तो एक ही फेस का यूज करेंगे क्योंकि मोटर हमारी सिंगल फेज है। तो उसके लिए 3 फेज का स्टार्टर नहीं सिंगल फेज का लेंगे। तो जिस प्रकार की हमें जरूरत होगी उस प्रकार की हम इक्विपमेंट अपने घर में रखेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। 104 नंबर है, इसमें आपका बताया टू प्रोटेक्ट द मोटर हाई स्पीड। अब देखिए कह दी सर यहाँ पे क्या बता दिया आपने, यहाँ पे हमने बताया आपको जो स्टार्टर यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो पूछ रहा है होल्डिंग कॉइल का काम क्या है। हमने दोनों चीज बताई है, स्टार्टर का काम क्या है और स्टार्टर के साथ जो लगी है होल्डिंग कॉइल को जो शंट फील्ड में लगाया है उसका क्या काम है। तो ये क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। यदि मोटर हाई स्पीड में है तो होल्डिंग कॉइल के थ्रू हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हम शंट फील्ड के साथ होल्डिंग कॉइल को सीरीज में जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमारा ये रहा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR। DOR का फुल फॉर्म हमने पहले ही बताया है। DOR का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो ये यहाँ पे बहुत जोरदार बात कर दिया है, वो बोल रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक परिवर्तित ना हो, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक ना परिवर्तित हो। जैसे कभी कभी बोल रहे होते हो आप कि हमें 9 बजे जो है कॉलेज पहुंचना है और घर से आप जो है 9:30 बजे तैयार हो गए, तो घर वाले ने कहा खाना खा लो, लेकिन आपको खाना भी खाना है, भूख भी लगी है, तो क्या होता है आप टिफिन ले लेते हो, कहते हो चलो रास्ते में खा लेंगे। तो मतलब हमारा जो वे है वो भी कंप्लीट रहे। अगर हम घर में बैठ के खाना खाएंगे तो वहाँ पे हम 9 बजे के बजाय 9:30 बजे पहुँचेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, हमारी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी। तो आप क्या करते हो, टिफिन ले लेते हो, चलो रास्ते में खा लेंगे या वहीं खा लेंगे, मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो और ये वाला काम भी हो जाए। तो वही चीज़ पूछा है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के लिए बिना बदले, बिना भाई वही चीज ना, हमें 9 बजे पहुंचना तो हम 9 बजे पहुंच रहे हैं बिना बदले, मतलब बिना बदले, क्या बदले, उसकी DOR का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो कौन सा यूज करते हैं, चेंज द आर्मेचर करंट डायरेक्शन, चेंज द शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज द सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड। पूछा है चेंज द करंट डायरेक्शन, मतलब चेंज द आर्मेचर करंट डायरेक्शन, चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन, चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन। क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात किया है। सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, चेंज द आर्मेचर डायरेक्शन। आर्मेचर की दिशा परिवर्तित करने से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा और हमारी जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज नहीं होगी। ये रहे हमारे आज के 15 जो होने वाले जोरदार धुआंधार क्वेश्चन थे। उसके बाद जो हमने बताया था आपको पहले, ये था एक क्वेश्चन सबसे पहला, इस क्वेश्चन को
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है। तो जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है वो पहली कॉइल का जो लास्ट पॉइंट होता है और दूसरी कॉइल का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, पहली कॉइल का लास्ट पॉइंट जो दूसरी कॉइल का फर्स्ट पॉइंट होता है वो जाके उसमें कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ते हैं। ये किस में करते हैं? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में क्या करते हैं? पहले का लास्ट टर्मिनल और दूसरे कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल पोल पिच की दूरी पर जुड़ते हैं। ठीक है, एक पोल पिच पर जाके जुड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। सिंप्लेक्स में क्या हुआ, सिंप्लेक्स लैप में क्या हुआ? सिंप्लेक्स लैप में हुआ पहली कॉइल का लास्ट टर्मिनल दूसरी कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल से एक कम्यूटेटर सेगमेंट में आके मिलते हैं। लेकिन जब बात होती है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की, तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में क्या करते हैं? पहली कॉइल का लास्ट टर्मिनल पहली कॉइल का लास्ट टर्मिनल दूसरी कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जा करके एक पोल पिच पर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो गई, सिंप्लेक्स वेव। अब हम बता देते हैं आपको डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग और डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग और डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जो हमारी है डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, इसमें दो सिंप्लेक्स बाइंडिंग को समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारी होती है डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, इसमें दो सिंप्लेक्स बाइंडिंग को समांतर समूहित कर लेते हैं। और डुप्लेक्स जो हमारी वेव बाइंडिंग होती है उसमें पहली कॉइल का फर्स्ट, और ठीक है जो हमारी डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग होती है पहली कॉइल का फर्स्ट, पहली जो फर्स्ट कॉइल है फर्स्ट कॉइल का लास्ट टर्मिनल, जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे, तीसरी कॉइल के साथ थर्ड कॉइल के साथ, थर्ड कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल के साथ, तीसरी कॉइल का जो पहला छोर होता है, तीसरी कॉइल का थर्ड कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल। ठीक, तो ये रही अभी छोटी सी जानकारी। जब हम थ्योरी में चलेंगे तो वहां पे आपके पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। जो आपके ये आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण दिखाया गया है मैं वहां पे बना के सब एक एक दिखा दूंगा। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन रहे, जोरदार, शानदार, धुआंधार। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली स्लाइड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, अगर आपको जानकारी सही लगती है तो चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए जो लोग सुविधाओं से वंचित हैं। ठीक, नमस्कार।